नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस हुकूमत ने और ख़ासतौर पर रेवंत रेड्डी ने हरीश राव का चैलेंज कबूल करते हुए कहा था कि 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल इस सिलसिले में एक जीओ जारी कर दिया गया है और वो जीओ है रहनुमायाना खतूत से मुतालिक, यानी जो कर्ज माफ़ किए जाएंगे उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। यानी गाइडलाइंस से वाकिफ़ करवाया गया है मीडिया को और साथ ही आवाम को कि किसानों को किस तरह कर्ज माफ़ किया जाएगा। आपको बता दें कि ये कर्ज 2 लाख रुपए तक माफ़ किया जाएगा। अगर इजाफी खर्च होगा यानी 2 लाख से ज़ायद खर्च होगा तो रहनुमायाना खतूत के मुताबिक वो कर्ज किसान को अदा करना ज़रूरी होगा, यानी उसकी अदायगी लाजमी होगी। वो कर्ज माफ़ नहीं होगा बल्कि सिर्फ 2 लाख तक कर्ज माफ़ होगा। और ये भी गाइडलाइंस में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि एक ख़ानदान को एक यूनिट बनाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर एक ख़ानदान में 4 किसान होते हैं और तो आप समझिए कि चारों के किसानों को 50-50 हज़ार रुपये माफ़ किए जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर आप देखेंगे गैस सिलेंडर की स्कीमात पर अमलावरी की है, उसी तरह किसानों के कर्ज की माफ़ी पर भी अमलावरी की जाने वाली है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इन गाइडलाइंस के मुताबिक ये जो हुकूमत कर्ज माफ़ करने वाली है किसानों का, वो 5 साल पुराना होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर पुराना होगा तो फिर किसानों को वो अदा करना होगा। लेकिन 5 साल के दरमियान यानी आप देखेंगे कि 12 दिसंबर 2018 और 9 दिसंबर 2023 के दरमियान जो खर्च दिया गया है वो माफ़ किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये रकम जो है वो किसानों के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाई जाएगी, इस तरह की इत्तलात आई है। तो बहरहाल जहाँ तक किसानों का सवाल है, आप देखेंगे कि हरीश राव ने भी चैलेंज किया था कि 15 अगस्त तक आप किसानों के कर्ज माफ़ करके दिखाएं और फिर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस कर्ज को, उस चैलेंज को कबूल भी किया था। अब देखना यह है कि किस तरह आगे हालात बनते हैं और किसान इस बारे में क्या कहते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे नई वजह से। जी नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इकदाम होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि किसानों के 2 लाख रुपए तक खर्च माफ़ कीजिए जी, लेकिन इसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की थी। चीफ मिनिस्टर की जद्दोजहद जस्तजू की वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। हम देखे हैं कि गुज़श्ता इंतखाबात में BRS हुकूमत में आई थी, उसने 1 लाख रुपए तक खर्च माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन ये 1 लाख रुपए तक खर्च 5 साल के दरमियान माफ़ किए गए, आखिरी दिनों में माफ़ किए गए। लेकिन पहली मरतबा हुकूमत बनने के मैं समझता हूँ कि 8 या 9 महीने में जी कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ कर रही है। जी। अब जैसा ही कि जब लोकसभा के इंतखाबात की इंतखाब मुहिम शुरू हो गई थी, चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 15 अगस्त तक वो किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ कर देंगे। तब हरीश राव ने कहा था कि ये नामुमकिन है। अगर रेवंत रेड्डी किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ करते हैं तो वो असम्बली की रुकनीत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और जब दोबारा ज़मीनी इंतखाबात होंगे तब मुकाबला भी नहीं करेंगे, इसका ऐलान किया था। जी जी। लेकिन हुकूमत किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए मुतवातिर इजलास तलब करती रही, बैंकर से इजलास तलब किया, बैंकर से बातचीत की, फिर कर्ज लेने के लिए मुख्तलिफ मौके जो है कर्ज लेने का उसका जायज़ा लिया। अब ये आज गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि 2 लाख रुपये तक किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे और ख़ानदान को यूनिट बनाया जाएगा। जी। साथ में वाइट राशन कार्ड को भी लाजमी करार दिया गया है। जी जी। अब जो क़वायद क़वायद आवाम के सामने आए हैं, इसका अभी रद्दमल तो ज़ाहिर नहीं हुआ है, लेकिन देखना है कि आवाम का किस तरह रद्दमल हासिल होगा, किसानों का किस तरह रद्दमल हासिल होगा, या फिर अपोजिशन जमातें किस तरह रद्दमल कसा करती हैं, हुकूमत की तरफ से क्या जवाब होता है, या आवाम की तरफ से ये कुछ कहा जाए कि इसमें कुछ तरमीमात की जाए, क्या हुकूमत इस पर नज़रसानी कर सकती है। हम आने वाले वक्त में इसको देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि असम्बली सेशन जो है, बजट सेशन 24 जुलाई से शुरू हो रहा है, तब तक आवाम के सामने क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगा। उसी भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों में गरीब किसान भी हैं, अमीर किसान भी हैं। राशन कार्ड की जो शर्त लगाई गई है या आयद की गई है, तो इससे बहुत किसान मुतासिर भी हो सकते हैं।
देखिए कोई भी स्कीम होती है तो वो गरीबों के लिए होती है। आप पकवान गैस देख लीजिए, उसके लिए भी राशन कार्ड है। आप 200 यूनिट तक बरखी हुई मुफ्त के स्कीम ले लीजिए, उसमें भी राशन कार्ड लाजमी है। लेकिन मिडिल क्लास का भी बहुत बुरा हाल है जी, मिडिल क्लास का भी बुरा हाल है। अगर वो उस पर भी गौर किया जाए अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर उस पर असम में अगर हुकूमत गौर करती है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी फलाई स्कीमात आवाम को से मुतारिफ कराती है वो गुर्बत की बुनियाद पर कराती है। टैक्स पेयर के लिए क्यों दिया जाए बताइए आप। अगर कोई किसान के पास 100 एकड़ ज़मीन है और वो टैक्स पेयर है तो उसके खर्च क्यों माफ़ करना बताइए आप। मुतवस्सित किसान लोग हैं उनको नहीं मुतवस्सित। अब देखो और एक बात है कि ये तो एक गवर्नमेंट की जानिब से खर्च माफ़ करने की एक स्कीम है जिसके लिए हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। और एक स्कीम है रैतु भरोसा, जिसको BRS के दौर में रैतु बंधु कहा गया था जी। हर साल 7,500 रुपये एक फसल के दिए जा रहे थे उनको, वो एकड़ के लिहाज से कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने उसकी कीमत बढ़ा दी है। स्कीम की में ज़्यादा कीमत देने का आवाम से वादा किया है। आवाम ने कांग्रेस पर भरोसा किया, किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया। अब गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान मुख्तलिफ वज़रा और अरकान असम्बली कलेक्टर्स की जानिब से अवामी राय हासिल की जाई थी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में कि कितने लोगों को स्कीम दी जाए। वो तो 5 करवाया जाए, 5 एकड़ लैंड को दिया जाए या 10 एकड़ लैंड को दिया जाए या उससे ज़्यादा दिया जाए। जी। तो हमें तो जो इतलात मिली हैं तमाम बेशतर लोगों ने यही कहा है कि जिनके पास 100-100 एकड़ ज़मीन है, 500-500 एकड़ ज़मीन है, जिनके पास वेंचर्स है, गवर्नमेंट में तालाबों को दिए गए, BRS की गवर्नमेंट में वेंचर्स को दिए गए, पहाड़ों को दिए गए, उनको क्यों दिया जाए? जो किसान हैं उनको दिया जाए, हकीकी किसान। हकीकी। अब देखो हमारे KCR है, साबिक है चीफ मिनिस्टर, मैं समझता हूँ उनके पास 400-500 एकड़ लैंड है, उस पर कुछ 100 एकड़ पे या 200 एकड़ पे या फिर 300 एकड़ पे कुछ फसलें होती होंगी। क्या आप बताइए कि ये इसके मुस्तहिक हैं साबिक चीफ मिनिस्टर को उन्हें दिया जाए या फिर गरीब जो किसान है उन्हें दिया जाए? जो टैक्स पेयर है, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल नहीं किया गया। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक किसानों का सवाल है, जय किसान जय जवान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया, उसके मुताबिक जो गरीब और मुस्तहिक किसान हैं या मुतवस्सित दर्जे के किसान हैं उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे या हुकूमतें इनकी मदद नहीं करेंगी तो फिर समझिए कि हाल बुरा है। वैसे भी नरेंद्र मोदी हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि वो मुखालिफ किसान है, किसान दुश्मन है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह 3 जो ज़रूरी बिल्स थे सियाह, उन सियाह बिल्स को मंजूर किया गया था। उसके बाद जब किसानों ने एहतजाज किया तो मोदी हुकूमत उसमें उन बिल्स को वापस लेने पर मजबूर हुई, वरना ऐसा लग रहा था कि अब किसानों की ज़मीन और उनकी जो पैदावार है उस पर भी सनतकारों का कब्जा हो जाएगा और सनतकार अपने मनमानी तौर पर उसे फ़रोख्त भी करेंगे। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, आपको बता दूँ कि उनकी क़यादत में कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की थी और यानी BRS को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। और आपको ये बता दूं कि उस वक्त कांग्रेस के 64 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। बाद में आपने देखा कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट की जो BRS उम्मीदवार थी वो कामयाब तो हुई थी, लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए और कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब हुआ, तो ये जो तादाद बढ़कर 65 हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि इन 65 के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रेवंत रेड्डी ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया BRS के खिलाफ, और BRS अरकान असम्बली मुसलसल यानी तवातिर के साथ कांग्रेस में शामिल होना शुरू हो गए। अब हाल ये है कि 119 रुकनी रियासती असम्बली में कांग्रेस अरकान की तादाद 75 हो गई है। यानी आप देखेंगे कि 65 खुद कांग्रेस के मुंतखब अरकान है, जबकि माबकी जो है 75 में से 10 अरकान जो है वो BRS से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि रेवंत रेड्डी वही काम कर रहे हैं जो BRS ने किया था, या फिर BRS के जो सरबराह हैं KCR, उनके जो इक़दाम थे कांग्रेस को का नामो निशान मिटाने का, उसका इंतकाम ले रहे हैं रेवंत रेड्डी। तो बहरहाल ताज़ा खबर यह है कि पटेंचेरू के जो रुकन असम्बली है महिपाल रेड्डी, वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ घंटे बाद वो कांग्रेस में शामिल भी हो जाएंगे। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, आज BRS तिलमिला रही है, बार बार हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो ख़रीद रहे हैं हमारे को। जब 2 मियाद में
2024 से 2014 से 23 तक कांग्रेस के कई अरकान असम्बली को खरीद लिया गया, ले लिया गया, पार्टी में शामिल कर लिया गया, और एमएलसीज को लिया गया, इस तरह से बहुत से लोगों को लिया गया। तब कांग्रेस की जानिब से अब इल्ज़ाम आयद किया गया खरीदने का, तो उसको मुस्तरद कर दिया। ये कहा गया कि कांग्रेस के अरकान असम्बली हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर या फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। जी जी। आज फिर वही दौर आ रहा है। अब जो भी लोग आ रहे हैं ये कह रहे हैं, 2 दिन पहले मैंने नागेंद्र का स्टेटमेंट देखा था। नागेंद्र ने कहा था कि केसीआर ने बीआरएस को प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील कर दिया, सॉरी केटीआर ने। अच्छा। जिस तरह तेलंगाना भवन है पार्टी ऑफिस नहीं था बल्कि एक कारपोरेट दफ्तर पर केटीआर चला रहे थे। जी जी। अगर हम केसीआर से मुलाकात करने के लिए जाते थे तो घंटों इंतजार करना पड़ता था। जी जी। तो इसलिए हम मुतासिर हो, उससे मुलाकात करने का वहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता था। तो हम कांग्रेस में शामिल हुए। हमारे कांग्रेस में हमें कांग्रेस की अच्छी हुकूमत है, स्कीमात अच्छे हैं, चीफ मिनिस्टर आवाम को दस्तियाब है, मिनिस्टर्स को दस्तियाब है, एमएलए को दस्तियाब है, तो हम आवाम से जाके चीफ मिनिस्टर से मिलकर आवाम के काम करा सकते हैं, इसलिए हम कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनका दावा किया जा रहा है। एक सवाल नहीं वजह साहब, आपने नागेंद्र का जिक्र किया। दानम नागेंद्र, नाजरीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद की सियासत में उनका एक अहम मुकाम है और आसिफ नगर की भी वो नुमाइंदगी कर चुके हैं, यानी पहले, और फिर आप देखेंगे खैरताबाद से वो रुकन असम्बली मुंतखब हुए बीआरएस की टिकट पर, और फिर उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, और हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी का मुकाबला किया और नाकाम हो गए। लेकिन उनका एक बयान मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीआरएस पूरी तरह खाली हो जाएगी, सिर्फ 4 अरकान असम्बली बाकी रह जाएंगे बजट सेशन तक। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? मुझे ये इतलात है कि पूरे अरकान असम्बली बीजेपी के, कांग्रेस के, बीआरएस के जो है तकरीबन 26 अरकान असम्बली एक साथ बीआरएस कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है जी। लेकिन जब डॉक्टर संजय जगत्याल के जो रुकन असम्बली है बीआरएस के, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब वहाँ की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के सीनियर कायद टी जीवन रेड्डी ने इस पर एतराज़ किया था। जी जी। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया था कि वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। इनकी सीनियर कांग्रेसी कायद थे, इनका एहतराम करना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में बरकरार थे जब पूरे अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसल पार्टी छोड़ के जा रहे थे। जी हाँ जी। वो उनकी जो बात थी, हक़ की बात थी कि हमसे मशवरा नहीं किया गया और ले लिया गया है। हाईकमान ने उन्हें बुला के मशवरा किया, फिर उसी दौरान उन्होंने जब काले यादया को जो है कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में शामिल किया गया, तो ये कहा कि आपको तो समझा जाएगा, आपका पार्टी में जो मुकाम है वो दिया जाएगा, लेकिन जो अरकान असम्बली शामिल होने का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। यानी रियासती कैबिनेट में शामिल होने का तयखुन दिया गया उन्हें। वो क्या तयखुन दिया अभी तक उसकी बात सामने नहीं आई, लेकिन उन्हें ये बताया गया है कि ज़रूर आपको पार्टी में एहतराम किया जाएगा। मैं समझता हूँ कुछ और होते तो ज़रूर दिए जाएंगे उन्हें। हाँ, अच्छा, एक और सवाल ये पैदा होता है कि एक आपने देखा कि कल ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 साल तक कांग्रेस की हुकूमत बरकरार रहेगी, तो फिर बार बार ये 10 साल कहने का क्या मतलब? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तेलुगु रियासतों में एक रिवायत रही है। जी। जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था तब 10 साल तक नायडू चीफ मिनिस्टर थे, तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी। पहले चंद माह एनटी रामाराव थे, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू थे, फिर उसके 10 साल बाद राजशेखर रेड्डी 10 साल तक कांग्रेस की हुकूमत थी, उनके इंतकाल के बाद कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जब उसके बाद इंतखाबात हुए 2024 से 2023 तक 10 साल तक बीआरएस की हुकूमत थी, यानी 2014 से। हाँ, तो ये तेलुगु देशम, कांग्रेस, बीआरएस 30 साल का रिकॉर्ड है कि हर पार्टी को अवाम ने 10-10 साल की हुकूमत करने का मौका फराहम किया। तो शायद इसलिए रेवंत रेड्डी कह रहे होंगे कि हम भी 10 साल हुकूमत करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं महेश्वरम, और आपको बता दें कि रचाकुंडा हो या महेश्वरम हो, उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा, इन इलाकों को बहुत ज़्यादा तरक्की दी जाएगी। ख़ास तौर पर रचाकुंडा के बारे में उन्होंने कहा कि रचाकुंडा तो ऊटी से ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो चाहते हैं कि अब इसे जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है उसका मरकज़ बना दिया जाए। तो इस तरह आप अंदाज़ा कीजिए कि शहर के अतराफ़ व अकनाफ तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे शहर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक सवाल है। देखिए, मैंने संडे को एक न्यूज़ रिपोर्ट फाइल किया है जिसमें मुझे पता चला है कि 2026 में असम्बली हलकों की असरनौ हदबंदी होने वाली है जी। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में अब 24 अरकान असम्बली है, इनकी तादाद बढ़कर 50 तक हो जाएगी। अब जब 50 हो जाएगी तो तेलंगाना की मुकम्मल जो असम्बली है 119 से बढ़ के 153 हो जाएगी, 153 जी।
जिस तरह से ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी को अक्सर लोकसभा के इलेक्शन में अक्सर हासिल होती है, वही पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाती है, यानी यूपी में। यूपी में जी। तो ऐसा ही अगर ग्रेटर हैदराबाद में जिस पार्टी के ज़्यादा अरकान असम्बली मुंतखब होंगे वो इख्तियार पर आएगी। जी जी। तो इसी पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर ग्रेटर हैदराबाद को तरक्की देने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेट्रो रेल की तवसी ले लीजिए, हयात नगर तक ले ली है, पुराना शहर, हयात नगर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गच्चीबोली, फिर ये अपना शेरलिंगमपल्ली तक की बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुस्तकबिल में संगारेड्डी तक भी जाए जी। फिर दूसरी रहा रीजनल रिंग रोड RRR, इस पे तवज्जो दी जा रही है। फिर सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जा रहे हैं। फिर आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को और एक फिल्म मरकज बना दिया जाएगा, महेश्वरम और रचाकुंडा। तो वो चाहते हैं कि इस तरह से, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि असम्बली इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद से 24 में से 15 तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा BRS ने कमी हासिल की है। कांग्रेस का बहुत कम मायूसकुन मुजाहरा रहा है, और लोकसभा में भी कांग्रेस का मुजाहरा मायूसकुन रहा है। तो जो लोग 2-2, 3-3 बार BRS के टिकट पर मुंतखब हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि मुस्तकबिल कांग्रेस का है, कांग्रेस में रहने पर फलाही स्कीमात से फ़ायदा होगा, हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हमारे हल्के तरक्की करेंगे, वो भी कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये जो तरक्याती प्रोग्राम है वो सियासी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। अब हम मीरा आलम तालाब को देख लीजिए, वहाँ पर भी केबल ब्रिज की तामीर की बात की जा रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है, पुराने शहर में मेट्रो लाइन की तोसी की बात की जा रही है, मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तरक्की दी जा रही है। तो ये सब तरक्याती काम करते हुए पार्टी को भी मुस्तकम करने की चीफ मिनिस्टर हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। उसी हिकमत अमली का नतीजा है कि नई फिल्म सिटी, नए डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महेश्वरम और रचाकुंडा जो है उस बारे में चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा यानी बहुत संजीदा हैं कि उन इलाकों को ज़्यादा तरक्की दी जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रजाकुंडा के बारे में तो चीफ मिनिस्टर ने वाजे कर दिया कि ये ऊटी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो ऐसे में इसको तरक्की देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ऐलान किया, कल ही ऐलान किया कि जहाँ तक रंगारेड्डी का सवाल है, रंगारेड्डी को वो मुल्क का बहुत बड़ा एक सयाहती मरकज़ बना देंगे, यानी सयाहती मरकज़ में तब्दील कर देंगे और तमाम यानी शोबों में तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। रेवंत रेड्डी ने ये ऐलान किया है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन को हयात नगर तक तोसी दी जाएगी, जैसे और नईम वजाद ने कहा कि संगारेड्डी तक तोसी दी जाएगी, तो इससे निगमपल्ली तक तो प्लान है, तो संगारेड्डी का भी मुतालबा किया हो सकता है क्योंकि उसे भी तोसी दी जाएगी तो बहुत बड़ा यानी संगारेड्डी आप देखेंगे कि हैदराबाद में शामिल हो जाएगा, बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। और एक आप बता दो नरसापुर का जहाँ तक सवाल है, देखिए हैदराबाद के बिल्कुल करीब होता जा रहा है, यानी जो फासले हैं वो घटते जा रहे हैं। अगर मेट्रो रेल शुरू हो जाएगी तो बहुत आसानी होगी लोगों को यानी ट्रैवल में, यानी सफर करने में। रीजनल रिंग रोड जब बन जाएंगे हाँ, तो मजीद तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे और रेवंत रेड्डी ने एक बात फासला घट जाएगा, जी शहर और अजला के दरमियान जो फासला है वो भी घट जाएगा। नहीं, उन्होंने एक बात ये कही है कि हम शहर के अतराफ अकनाफ के जो इलाके हैं, मुजाफती इलाके हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और जो तालीमी इदारे हैं उसका जाल फैलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। यकीन मानिए कि जिस कौम में अगर तरक्की की अलामतें अगर आप देखेंगे तो उस कौम में आप ज़रूर ये देखेंगे कि वहाँ पर तालीमी इदारों की कसरत होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ के लोग सेहतमंद रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हेल्थ का जो शोबा होता है, सेहत आमा का जो शोबा होता है, उस पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो देती है। और रेवंत रेड्डी का ये भी कहना है कि ORR जो है या फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या फिर आप देखेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री है, उसके क़याम का सहरा कांग्रेस हुकूमत के सर जाता है। जबकि उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए KCR को ये कहा कि BRS हुकूमत में गांजा और ड्रग्स की भरमार हुई है। बिल्कुल, देखिए उसके जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाले हैं तब से उनकी अव्वलीन तरजीह मंशियात के खिलाफ है। जी। एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छा अहदेदारों को शामिल करते हुए ड्रग्स पर खात्मे की बात कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन रियाज साहब एक बात बता दूं, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसके हिंदुस्तान के तमाम लोग यहाँ पर आके बसते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, रोज़गार हासिल करते हैं। इस पर शहरी हैदराबाद के लोगों को भी कोई इतराज़ नहीं है। बिल्कुल। और हम तो मेहमानों का बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊं, मंशियात ड्रग्स वगैरह का जो भी ये जाल फैल रहा है उसमें तेलंगाना के लोग मजलूम बन रहे हैं, यानी हैदराबाद के शामिल नहीं है। हैदराबाद के अब देखेंगे कि राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र,
ऐसे जो पड़ोसी रियासतें हैं वहाँ से लाके लोग हैदराबाद में गांजा यानी माहौल को ख़राब कर रहे हैं। जी जी जी, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जी जी। वैसे भी नाज़रीन, हम चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा आप अच्छी तरह जानते हैं कि राज्यसभा 245 रुकनी है, यानी ऐवान बाला की हम बात कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा में अब बीजेपी को अक्सरियत हासिल नहीं है, बल्कि वो अक्सरियत से महरूम हो गई है। एक तो आप देखेंगे कि जिस अंदाज में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का हाल हुआ, 240 नशस्तों को तक वो महदूद हो गई, यानी 272 का जो जादुई अदद था वो उस अदद तक वो नहीं पहुंच सकी। और उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे अच्छी तब्दीली यानी मुस्बत तब्दीली हिंदुस्तान में ये आई कि कांग्रेस यानी इख्तिदार हासिल ना करने के बावजूद ऐसा लगता है कि इख्तिदार के गलियारों में वो यानी एक हैबत तारी कर दी है, ख़ासतौर पर हुक्मरानों पर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर और बीजेपी कायदीन पर। और अब तो हाल ये है कि जिस अंदाज में ऑफेंसिव रवैया इख्तियार किया है राहुल गांधी ने, वो बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा लग रहा है कि एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की शक्ल में राहुल गांधी मोदी के लिए और अमित शाह के लिए और राजनाथ सिंह के लिए, यहाँ तक कि बीजेपी हुकूमत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। और वो हर दिन किसी ना किसी तरह मोदी हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करते जा रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने मणिपुर का दौरा किया, किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए गुजरात का दौरा किया, उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश हाथरस वहाँ दौरा किया। और जहाँ कहीं हादसा पेश आते हैं, जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ कहीं कमज़ोरों और मजलूमों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ राहुल गांधी पहुँच जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि मोदी परेशान है, हालांकि वो बैरूनी दौरों पर है, और राहुल गांधी अपने मुल्क में यानी एक देसी लीडर की तरह वो मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच कर आवाम की दिलजोई कर रहे हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख रहे हैं और उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि आपको डरने की बात नहीं, हम आपके साथ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ अब जो टीम बनी है नई वजह साहब, पूरे यंग ऐसा लगता है पूरे नौजवान हैं, यंगस्टर्स है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ गौरव गोगोई जो आसाम के साबिक चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई के फर्जंद है, तो आपने देखा कि 41 ईयर्स उनकी उम्र है, उन्हें डिप्टी लीडर बनाया गया है लोकसभा में। देखो बड़ा अच्छी बात है, सिर्फ एक राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बनने के बाद जी जी लोकसभा में सूरत हाल पूरी तब्दील हो गई। बिल्कुल, मुल्क का माहौल पूरा तब्दील हो गया है। जिस अंदाज से वो अवामी मसाइल को पेश कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी गोदी मीडिया उसको उठाने पे मजबूर। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपने बात जैसा ही उन्होंने ये जो बच्चे हमारे नीट के एग्ज़ाम को जिस तरह से उन्होंने असेंबली लोकसभा में पेश किया, मुख्तलिफ अवामी मसाइल को पेश किया, बीजेपी तलमला के रह गई। जी हाँ, जी हाँ। उनके स्पीच में वज़ीर आज़म 2-3 मरतबा उठे, वज़ीर दाखिला उठे, मरकज़ी वज़ीर दिफा उठे, हर किसी ने उठ के उनके मदाखलत करने की कोशिश की, उठा के बिठा दिया उन्हें। बिल्कुल इस तरह से उन्होंने जगह ये अब वो तक ये समझ रहे थे कि अब तक 10 साल तक हमारा कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही एक अपोजिशन लीडर बन गए, उनमें एक नया जोश जज्बा देखा। और जिन लोगों की जो जहदकार है, जो मैं समझ सेकुलरिज्म के चाहने वाले हैं, उनमें जो मायूसी थी, मैं समझता हूँ कि उस मायूसी को पहले इजलास से ही राहुल गांधी ने ख़त्म कर दिया है। अब आपने तरुण गोगोई की बात की है, मैंने उसे सुना है मणिपुर के इशू पे बात, गौरव गोगोई की जी, जी जी, उसको डिप्टी लीडर बनाया गया। एक राहुल गांधी ही टूट पड़ रहे थे। अब अगर इसको गोगोई को अगर डिप्टी लीडर बनाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि अब जो सेशन होगा वो सेशन अब बीजेपी पहले से तैयारियां करके आएगी कि किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उनका माइक बंद कर दिया जाए, इसकी कोशिश करेगी। और आप देखेंगे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी है जो बीजेपी पर बरस रहे हैं, बीजेपी उनसे परेशान है, दूसरी तरफ गौरव गोगोई है जो परेशान कर सकते हैं बीजेपी को, और तीसरी तरफ आप देखें ममता बनर्जी की जो पार्टी की रुकने पार्लियामेंट है महबूबा मोइत्रा, वो भी वज़ीर आज़म को तंग कर रही हैं और परेशान करके रख चुकी हैं वो। तो देखिए, अब आपने देखा कि मणिपुर की बात है, तुम बताओ, सोशल मीडिया पे हाल ही दिनों में चल रहा है, जी जी, ज़बरदस्त चल रहा है। राहुल गांधी मुतासिरीन के कैंप में जाके उनको गले लगा रहे हैं, जी हाँ, बहुत उनकी परेशानी सुन रहे हैं। आज तक वज़ीर आज़म ने कभी मणिपुर का दौरा नहीं किया। पार्लियामेंट में इतनी मरतबा गड़बड़ हुई, वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बेटियों की को बरहना किया गया तो उसके भी का भी सख्त नोट नहीं लिया गया। और अब देखते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी की सोशल मीडिया में ये मणिपुर की बात फोटोआँ चल रही हैं, वो गरीबों को अपने सीने से लगा के बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर की बात चल रही है, जहाँ पर एक शादी की चर्चे हैं, वो शादी में वज़ीर आज़म जाते हैं और वो
बड़े घरानों को गले लगाते के दौलतमंद लोगों के अफराद को गले लगा रहे हैं। जी जी। वो 2 फोटोआं मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे हलचल मचा रहे हैं। नहीं नहीं, बराबर आपने बहुत अच्छी मिसाल ये दी, इसलिए कि जब अनंत अंबानी की शादी में जा सकते हैं वज़ीर आज़म, तो क्या आपको फुर्सत नहीं है कि मणिपुर के लोगों के पास जाएं, उन बहनों से मुलाकात करें, उन बेटियों से मुलाकात करें, उन खवातीन से मुलाकात करें जिनकी किस्मतें तार तार की गई। देखिए रूस के दौरे पे तो आप चले गए ना। जी हाँ जी हाँ। मणिपुर के दौरे पे क्यों नहीं जाए? नहीं नहीं, आप देखेंगे जब से वो वाक़या हुआ उसके वाक़े के 79 डेज बाद उनका मुंह खुला, आप अंदाजा लगाइए। वो भी एलओपी की वजह से खुला था। जी हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी की वजह से खुला। बहरहाल एक और खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन इस खबर का ताल्लुक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इस बात से अहमियत रखता है कि आपको बता दें कि ये मोबाइल से ताल्लुक़ रखता है। मोबाइल, अगर आप किसी जनाजे में जाएं, किसी आखिरी रसूमात में शिरकत करें, तो आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे से बात करने की बजाय वो मोबाइल पर लगे रहते हैं। या फिर किसी दावत में जाए, किसी गेट टुगेदर में देखें, या खुद अपने ख़ानदान में आप तशरीफ़ ले जाएँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब लोग अपनों से ज़्यादा मोबाइल से बहुत करीब हो चुके हैं। ये एक बेवकूफ़ी भी हो सकती है, ये एक ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई शख्स एक मसरूफ़ तरीन सड़क पर रोड क्रॉस करता है मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए, तो यकीनन वो बेवकूफ़ी है। और ऐसा ही वाक़या हैदराबाद वरंगल रोड पर पेश आया, और वहाँ पर एक 38 साला नौजवान बीजी बाबू इसी तरह की हरकत करते हुए अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो कसूर है वो किसी कार ड्राइवर का नहीं, बल्कि कार वाले का नहीं, बल्कि इस शख्स का है जो मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए सड़क अबूर कर रहा था। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे शहर में भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो गाड़ी चलाते हुए यानी बाइक चलाते हुए मोबाइल कान पर लगाते हैं और कान जो है वो कंधे से चिपका देते हैं, और जिस अंदाज में वो जाते हैं एक अजीब व गरीब अंदाज में, और आप देखेंगे कि किस तरह हादसा से वो बच जाते हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। देखिए टेक्नोलॉजी को अपनाना ज़रूरत है, अपनाना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को मैं समझता हूँ कटोरे में तब्दील कर दिया। जी हाँ जी बिल्कुल। तो हम इससे इस्तेफादा करें, लेकिन ज़रूरत के लिए, टाइम पास के लिए लोगों को देख रहे हैं, घंटों फ़ोनों पे गुजार दिया जा रहा है, काम काज तो किया नहीं जा रहा है, फ़ोनों पे तो वक्त गुजार दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने बात की थी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी छुट्टियाँ मिलती थी नानी दादी के पास हम लोग छुट्टियाँ मनाने जाया करते थे। जी जी। आज के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन अफराद ख़ानदान बच्चे आपस में बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। या तो मोबाइल पे है या तो कोई और गेम्स वगैरह पे खेल रहे हैं। और यहाँ जब तक बड़े लोग भी, जब ख़ानदान के अफराद भी एक साथ जगह बैठ रहे हैं, हर एक के पास एक फ़ोन है, आपस में गुफ्तगू करने के बजाय, फैमिली के बारे में गुफ्तगू करने के बजाय हर कोई अपने अपने फ़ोन पर लगे। बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, नईम वजाहत ने एक अच्छी बात की कि जो टेक्नोलॉजी है उसने एक समंदर को कोज़े में बंद कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा वक्त हो चुका है प्रोग्राम का, और हम अपना प्रोग्राम भी अब कोज़े में बंद करने जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।